हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए वीपीओ के लिए। इसमें आज हम सब देखेंगे नागरिक चार्टर के बारे में देखेंगे, और आप सब देख रहे हैं सीएससी के बारे में आज आज ही सब पढ़ेंगे, और जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 भी पढ़ेंगे, है ना। तो आज आप सबके लिए लेकर है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं आपका टॉपिक की तरफ। आप सब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सिटीजन चार्टर के बारे में देखते हैं ना, थोड़ा हिस्ट्री। तो एक भारत सरकार का मंत्रालय है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। तो इसके अंतर्गत एक विभाग आता है, उस विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। यही जो है ना, इसके बारे में नियम, चार्टर के नियम, उसका कार्यान्वयन और उसका मूल्यांकन और दिशा निर्देश यही जारी करता है ना। जो नागरिक चार्टर है, यही प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ही सब करता है, ठीक है। आपको बता दिए किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार का मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत, और इसी का काम है कि चार्टर का नियम बनाना, कार्यान्वयन करना और मूल्यांकन करना, दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है। तो आप मत भूलिएगा। अब देखिए, नागरिक जो चार्टर है ना, सबसे पहले 1991 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन में 1991 चार्टर, नागरिक चार्टर आया था। इसका जो जन्म दिए थे, मतलब जो लेकर आए थे, जॉन मेजर थे। कौन थे? जॉन मेजर, है ना। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था टोनी ब्लेयर। प्रधानमंत्री कौन थे? किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी। वहाँ दो ही पार्टी है ना। टोनी ब्लेयर थे। और इन्होंने ही 1998 आया था, देखिए 1991 में, फिर 1998 में इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया, इसका नाम रखकर सर्विसेज फर्स्ट। ध्यान देना, कौन से पीएम बदले थे? टोनी ब्लेयर ने, है ना। अब आगे देखते हैं कि भारत में इसका क्या योगदान है, भारत में कब शुरू हुआ था ना। भारत में जो नागरिक चार्टर है ना, 1997 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था। कब सम्मेलन हुआ था? दिल्ली में, जिसमें सभी राज्यों को भी इनवाइट किया गया था और जितने भी यूटी थे सबको इनवाइट किया गया था, है ना। अच्छा, जो भारत में जो नागरिक चार्टर लागू है ना, यूके बेस पर आधारित है, यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूके बेस पर अपने यहाँ लागू है, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित 2021 में एक बिल भी आया था जो कि पास नहीं हुआ था, है ना। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि नागरिक चार्टर के कुल कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत। ये सबको याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक बात और है, जो नागरिक चार्टर होते हैं ना, इसको मार्गदर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक ही होता है पंचायतों के लिए। तो देखिए, क्या क्या इसमें सिद्धांत है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। सबसे पहले गुणवत्ता होनी चाहिए, है ना। और इसका मूल्य होना चाहिए, विकल्प होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जो 6 सिद्धांत है ना नागरिक चार्टर के, बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 सिद्धांत क्या क्या? गुणवत्ता, मूल्य, विकल्प, मानक, जवाबदेही और पारदर्शिता, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद देखते हैं सीएससी 2.0। सब देखिए, सीएससी का 3 जनरेशन आया ना। सीएससी आया था, सीएससी 2.0 आया था, सीएससी 3.0, तीनों को देखेंगे आप सब अच्छे से देखिए। सीएससी जो 2.0 आया था ना, अगस्त 2015 में आया था। कब आया था? अगस्त 2015 में। और भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के अधीन इसको लाया था, है ना। इसका जो लक्ष्य रखा गया था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सीएससी का स्थापना करना। ध्यान देना, सीएससी 2.0 का यही लक्ष्य था कि 2.5 लाख पंचायतों में कम से कम एक सीएससी तो होना ही चाहिए ना। इसका जो एजेंसी है ना, डीपीआरओ होता है। एजेंसी कौन होता है? डीपीआरओ, है ना। और सीएससी को वीएलई चलाता है। सीएससी कौन चलाता है? वीएलई, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। और वीएलई को ही बोलते हैं, सीएससी का ऑपरेटर बोलते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सीएससी का ऑपरेटर किसको बोलते हैं? VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो इतना बात आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक योजना था NEGP, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसका पूरा नाम होगा, हिंदी में क्या नाम होगा? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम होगा ना। कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब आया था? 18 मई 2006, और इसी के बेस पर ही CSC शुरू किया गया था, है ना। और तब सितंबर 2006 में NEGP के तहत CSC को स्वीकृति मिला था। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत, है ना। तो पहली बार CSC कब शुरू हुआ था? सितंबर 2006 में शुरू हुआ था, है ना। अब देख लीजिए कि NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, है ना, इसमें कुल कितने घटक है? इसमें 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट शामिल है। कितना? 27 मिशन मोड, और 8 घटक शामिल है। 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब इसमें बदलाव किया गया था 2011 में, इसमें 4 और जोड़ दिया गया। कौन कौन जोड़ा गया? स्वास्थ्य, शिक्षा, PDS, डाक। तो 27 था पहले, 4 और जोड़ दिया गया। अब कितने इसमें कुल मिशन मोड हो गए हैं? 31 मिशन मोड हो गए हैं, 31। ठीक है। अच्छा आप सब देख लिए कि CSC कब आया था ना। CSC 3.0 भी आया था 20 नवंबर 2020 को, 16 नवंबर 2020 को आता। आप कह सकते हैं 2020 में 3.0 भी आया ना, उसको आगे डिस्कस करेंगे अगर यहाँ नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जन्म मृत्यु की संशोधित प्रणाली, रजिस्ट्रार स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 13। देखिए पहले कुल 13 प्रपत्र था ना, जो जन्म या मृत्यु से संबंधित प्रपत्र जो भरे जाते थे। लेकिन जब 2023 में संशोधन हुआ ना, एक्ट 1969, है ना, तो उसमें बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। कितना हो गया है? 15। पहले 13 था, अब कितना हो गया? 15 हो गया। तो आप सब भी अपडेट रहिए, है ना, अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले अगर 15 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 13 ही लगाएंगे, अगर 15 ऑप्शन में रहेगा तो आप 15 ही लगाएंगे। ठीक, क्योंकि 2023 में संशोधन हुआ था, है ना, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में, और 26 जुलाई 2023 को लागू भी हुआ है। अब देखिए पहले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहले कुल कितना प्रपत्र संख्या था? 13, है ना। तो देख लेते हैं 15 देखेंगे, आप सब देखिए ध्यान से। प्रपत्र संख्या 1 में क्या बताया गया है? जन्म सूचना प्रपत्र है। ठीक है। और प्रपत्र संख्या 2 में क्या है? मृत्यु सूचना प्रपत्र है। और प्रपत्र संख्या 3 में क्या है? मृत जन्म सूचना प्रपत्र है। अच्छा, मृत जन्म क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है ना, वो मरा हुआ पैदा होता, मतलब अगर वो पेट से पैदा हो रहा हो, मरा हुआ पैदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मृत जन्म, है ना, मरा हुआ जन्म बच्चा। तो कौन सा प्रपत्र में आएगा? प्रपत्र संख्या 3 में आता है। ठीक। और प्रपत्र संख्या 4 में क्या आएगा? मृत्यु के चिकित्सीय प्रमाण पत्र है। प्रपत्र संख्या किस में आएगा? 4 में। ठीक है। अब देखिए तो अब इसके बाद 2 प्रमाण पत्र होते हैं। प्रमाण पत्र कुल कितने होते हैं? 2। इसी का ही पाठ है। 4 तक हो गया था ना। 5वें वाले में क्या लिखा है? जन्म प्रमाण पत्र। और प्रपत्र संख्या 6 में क्या है? मृत्यु प्रमाण पत्र, है ना। तो 2 आपको याद करना। प्रमाण पत्र संख्या कितने होते हैं? 2। कुल 2 प्रमाण पत्र होते हैं। कौन कौन? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र किस प्रपत्र में है? प्रपत्र 5 में है। और मृत्यु प्रमाण पत्र किस प्रपत्र में है? प्रपत्र नंबर 6 में। अब देखिए रजिस्ट्रार मेंटेन, रजिस्ट्रार कुल कितने हैं? रजिस्ट्रार, तो रजिस्टर कुल कितने हैं? 3 रजिस्टर होते हैं ना। तो कौन कौन से होते हैं? जन्म रजिस्टर प्रपत्र संख्या किसमें? 7 में। और मृत्यु रजिस्टर प्रपत्र संख्या किसमें? 8 में। और मृत जन्म रजिस्टर प्रपत्र संख्या किसमें? 9 में है। ठीक, 9 तक हो गया। और जो 10 में है ना, अनुलब्धता प्रमाण पत्र दिया है, ये आप याद कर लीजिए, 10 में है। तो 10 तक तो हो गया। ठीक। अब देखिए 10 हो गया। अब इसमें नहीं है ना, कट गया है, उसको हम बता देते हैं। कौन कौन सा? 11, प्रपत्र संख्या 11, प्रपत्र संख्या 12, प्रपत्र संख्या 13, प्रपत्र संख्या 14,
और प्रपत्र संख्या 15। पहले यही 13 था, 2024 में इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो 2023 में कितना बढ़ा दिया गया, संशोधन करके 14, 15, है ना। तो देख लेते हैं 11 वाले में क्या बोला गया है। 11 वाले में है, अब देखिए 3 आपका मासिक रिपोर्ट है, ये तीनों है, तीनों क्या रहेगा, मासिक रिपोर्ट, है ना। रजिस्टर 3 होते हैं, मासिक रिपोर्ट भी 3। 11 वाले में क्या है, वही जन्म, है ना, जन्म मासिक रिपोर्ट है। 12 वाले में क्या है, मृत्यु की मासिक रिपोर्ट है। और प्रपत्र संख्या 13 में क्या है, मृत्यु जन्म की मासिक रिपोर्ट है। बात समझ में आया। तो इसे हम बता दिए, आप सब लिख लीजिए। अब जो नया अपडेट है, जो 14 वाले प्रपत्र में क्या बताया गया है कि अभिभावक या परिजन द्वारा स्वघोषणा, क्या हम बताए हैं, अभिभावक या परिजन द्वारा स्वघोषणा, है ना, ये 14 प्रपत्र संख्या में। और 15 वाला ये नया जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था, इसको नया जोड़ा गया है ये भी। इसमें है अपील का प्रारूप, 15 वाला इम्पोर्टेंट है। अपील का प्रारूप किसमें है, 15 में। तो कुल कितना प्रपत्र हो गए, 15 प्रपत्र हो गए, है ना। आशा करते हैं आप सब लिख लेंगे और याद कर लेंगे। यदि नहीं लिखना तो आप सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऊपर आप होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर लिंक है ना। यहाँ पर आप डीपी देख रहे हैं यूट्यूब का, है ना। आगे देखिए क्या है, एक पंचायत सचिव को ग्राम सेवक भी कहा जाता है, ठीक, ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत सचिव भी कहा जाता है, तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। जब आप जॉब पहुंच जाएंगे ना, तो आप सबको इतने नामों से जाना जाएगा, ठीक। देखिए इतना सारा नाम है वीपीयू के लिए। अब देखिए जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, यही भी संशोधन हुआ 23 जुलाई, सॉरी 2023 में यही लागू हुआ था, इसमें संशोधन हुआ था ना। अब देखिए भारत का महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है ना। और मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। ये भारत स्तर पर सबसे बड़ा रजिस्ट्रार होता है कौन, भारत का महारजिस्ट्रार, है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु नियमावली कब आया था, 1976 में आया था, है ना। अब इसको संशोधन किया गया था। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्टर नियमावली 2002, है ना, संशोधन करके कब आया था, 2002 में। और ये प्रकाशित कब हुआ था, 22 मार्च 2003 से प्रकाशित हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु संशोधन नियमावली 2002 कब है प्रभावी हुआ था, तो 22 मार्च 2003 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक एक्ट है, एक्ट 1999 में, है ना। इसे बोला जाता है उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति। इसे क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति, है ना, अधिनियम एक्ट 1999 को बोला जाता है। इस सब का जो बैठक होता है ना, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति का बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होता है, वो भी जिला मुख्यालय पर। कहाँ पर होता है, मतलब प्रत्येक तिमाही में एक बार, मतलब 3 महीना में एक बार। तो एक साल में कितनी बार, 3 चौक 12, 4 बार हो गया, है ना। तो एक साल में कितनी बैठक होगी, इसका 4 बैठक होगी, वो भी कहाँ पर होता है, जिला मुख्यालय पर होता है, ठीक है। अब देखिए एक उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 की एक धारा नंबर 10। देखिए धारा इंपॉर्टेंट इसका नहीं है, बट जानते रहिए, है ना। इस धारा में क्या बोला गया है कि जिला योजना का कार्य क्षेत्र, मतलब ये जो जिला योजना है ना, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ प्रभाव रहेगा, है ना। तो इसका देखिए जिला योजना का जो कार्य क्षेत्र होता है ना, सब जगह रहता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, है ना, चाहे चाहे जो हो, मतलब जितने भी लेयर होते हैं चारों विभाग में होता है। जैसे देख लेते हैं कार्य क्षेत्र कहाँ दिया, 10 धारा में। अब देखिए यह जो है, मतलब उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति जो है, एक्ट 1947 पर भी लागू होता है और एक्ट 1961 पर भी लागू होता है। 1947 का मतलब ग्राम पंचायत विषय के लिए भी ये लागू होता है, और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी लागू होता है ना। तो बात समझ में आया। जो जिला पंचायत उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति है ना, ग्राम पंचायत के लिए भी है और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए भी है। बात समझ में आ गया होगा आप सबको। अब देखिए 2 हो गया, बच्चा 2
एक्ट 1916, अच्छा 1916 के क्या बोलते हैं, नगर पालिका परिषद अधिनियम बोलते हैं ना। और 1959 को क्या बोलते हैं, नगर निगम अधिनियम बोलते हैं। तो ये नगरों के लिए भी है, मतलब एक्ट 1916 के लिए भी है और एक्ट 1959 के लिए भी, मतलब नगरों के लिए भी यह योजना उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति का जो भी काम रहता है प्रभावी होता है चारों स्तर पर। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, भूमि प्रबंधक समिति, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब आया था, 1950 में, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में आया था, है ना। इसमें क्या हुआ था, पहले गांव समाज था और भूमि प्रबंधक समिति था, दो विभाग था, है ना। तो गांव समाज को इसमें खत्म कर दिया गया और अब बचा कौन सा, खाली भूमि प्रबंधक समिति बचा, है ना। और जो भूमि प्रबंधक समिति था ना, एक गांव समाज का कार्यकारी इकाई था। कौन सा इकाई था, गांव समाज का कार्यकारी इकाई था, बट अब ये समाप्त हो गया है ना। आगे देख लीजिए कि भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत की एक विशेष कार्यकारी समिति कहा जाता है। ठीक, इसका काम क्या होता था कार्यकारी समिति होने का, जो गांव में जो वन होते थे, बाग होते थे, जमीन होते थे, वृक्ष होते थे ना, उनकी सुरक्षा करता था, है ना, जो ग्राम पंचायत में होती थी। ठीक है। अब देखिए आगे क्या, उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम 1982 में, ये आपको याद होना चाहिए अधिनियम। उत्तर प्रदेश में भूमि विधि अधिनियम कब आया था, 1982 में, है ना। अब देखिए इसका प्रभाव क्या क्या था, इसको लागू होने से पहले क्या प्रावधान था और लागू होने के बाद क्या प्रावधान है ना। तो जब लागू होने से पहले जो था ना, भूमि प्रबंधक समिति को एक अधिकार प्राप्त था, पावर था। क्या पावर था कि अतिक्रमिक, तो जो अतिक्रमक जो आदमी था या व्यक्ति था के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता था। कौन, भूमि प्रबंधक समिति। मान लेते कोई, मतलब ग्राम सभा में कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक भूमि को या सार्वजनिक सामान को क्षतिग्रस्त करता है ना, तो उसको भूमि प्रबंधक समिति क्या कर सकता था, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता था, ये पहले अधिकार था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम आया था 1982 में, अब जब लागू हुआ था तो अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकता था। कौन, भूमि प्रबंधक समिति। ठीक है। तो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम 1982 के द्वारा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। शॉर्ट वीडियो है, आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यदि आप सबको कम समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिए, अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप सब पहले से भी पढ़े हैं, तो ये आपका रिवीजन है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।